तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हमारे कैंपस में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है, तो हम वहाँ जा रहे हैं अभी और दिखाते हैं आप लोगों को भी कौन कौन कवि वहाँ पे आने वाले हैं और क्या क्या वो लोग हमें प्रस्तुत करेंगे। तो चलो चलते हैं। हमारे अति विशिष्ट अतिथिगण, सम्मानित सीआरपीएफ अधिकारीगण एवं साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हम सभी को पता है कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत दीप में हमारे अति विशिष्ट अतिथिगण सीआरपीएफ अधिकारीगण आप सभी से आग्रह करती हूँ, कृपया मंच पर आए और दीप प्रज्वलन करें। आप सभी को जय हिंद, शुभ प्रभात। और बहुत अच्छा लगता है ऐसे वर्दी में आप सबको देख करके। और मैं परम सर वो यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी सोहन सर आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ कि ये सभागार फिर मुझे बुला लिया, फिर आपने मुझे आमंत्रित किया कि हम अपनी लिखी हुई कुछ कविताएं आप तक पहुँचाएं। मैं एक परिचय देती हूँ कवियों का, और फिर हमारे आज के जो संचालक महोदय डॉक्टर प्रतीक गुप्ता जी हैं जो मेरठ से आए हैं, ये हाथ में बागडोर होगी आज के संचालन की। उधर से मैं शुरू करती हूँ। डॉक्टर रोहित पांडे, रोहित एक बार आप खड़े हो जाइए। हिंदी, ये डॉक्टर वो डॉक्टर नहीं है आला और दवाइयों वाले, ये हिंदी के डॉक्टर हैं और ये हमारे बीच चंदौली बनारस से आए हैं। हास्य की कविताएं लिखते हैं, देशभक्ति की कविताएं लिखते हैं, उनका जैसा मन हो वैसा सुनाए। एक बार रोहित जी के लिए तालियां बजाइए। रोहित जी के बगल में जो हमारे बीच हैं वो होते हैं डॉक्टर गुरविंदर बांगा। देश के उनका 3 परिचय उनका है। सबसे पहले तो वो एक प्रोफेशनल डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, वो बहुत बड़े डॉक्टर हैं, त्वचा रोग विशेषज्ञ हैं, हेयर ट्रांसप्लांट भी करते हैं और महिलाओं के चेहरे को सुंदर भी बनाते हैं। दूसरा डॉक्टर गुरविंदर बांगा बहुत अच्छे शायर हैं। अगर आपने दुष्यंत कुमार जी गजलकार का नाम सुना होगा तो जब आप डॉक्टर साहब को सुनेंगे तो आपको उनकी याद आएगी। उनके लिए एक बार और तालियां बजाइए। उसके बाद हमारे बीच आते हैं नीतीश राजपूत जी जो बक्सर बिहार से हैं। हमारे बीच बहुत अच्छे कवि हैं। उनका एक प्रकाशन हाउस भी है, पंख प्रकाशन। वो कवियों की कविताएं, कहानियां, उपन्यास भी प्रकाशित करते हैं। एक बार नीतीश जी के लिए तालियां। अब हमारे बीच है डॉक्टर प्रतीक गुप्ता जो मेरठ से हैं। देश के बड़े हास्य कवि हैं और बाकी आप उनको सुनेंगे तो उनको समझ में आएगा वो ऑब्जर्वेशन के कवि अपने आप को कहते हैं। अभी यहाँ से कुछ कलर कॉम्बिनेशन वो आपके पास निकाल करके लाएंगे और आज का संचालन उनके हाथ में है। एक बार उनको जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत करें। हमारे बीच जो आज विशिष्ट उपस्थिति होती है वो तेजेंद्र शर्मा जी की होती है जो लंदन से हैं। उनको जैसे भारत का पद्मश्री पुरस्कार है वैसे ही लंदन का MBE पुरस्कार होता है जो वहाँ की महारानी जी ने उन्हें व्हाइट हाउस में दिया था। वो रास्ते में हैं, अभी आ रहे होंगे, वो आएंगे तो आपको बताया जाएगा। फिलहाल मैं ये माइक जो है ये बागडोर प्रतीक गुप्ता जी को लेती है। होमवर्क करके नहीं आए हैं, अभी आकर के यहाँ पे लिख रहे हैं कि इन्हें क्या बोलना है। एक बार आप जोरदार तालियों से प्रतीक जी का स्वागत करिए। वो आए, आपको हंसाएं, गुदगुदाएं और आपको भावुक भी करेंगे कहीं कहीं। बहुत बहुत धन्यवाद नंदिनी जी। मैं होमवर्क करके इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं विद्यार्थी नहीं अध्यापक हूँ, और सही अध्यापक वही होता है जो हर समय नोट्स बनाता रहे। सोहन सर, मैं तो नोट्स बना रहा था, खुद ही तो बोला कि मैं ऑब्जर्वेशन का कवि हूँ। अब जो मुझे ऑब्जर्वेशन में आएगा मैं तो वही लिखूंगा, वही सुनाऊंगा। पहली ऑब्जर्वेशन से प्रारंभ करता हूँ, कवि सम्मेलन प्रारंभ करेंगे और आपको सारे रंग, सारे रस दिखाने का प्रयास करेंगे। बड़ा गर्व का विषय है हम लोगों के लिए। हमें आप लोगों से बहुत डर लगता है। सच बताऊं, हो सकता है आज आपको हमसे लग रहा हो, लेकिन ये सच्चाई भी है कि जहां हम देखते हैं, एक जहां हमें गर्व होता है कि ये वर्दी हम लोगों की सुरक्षा करती है, हमारे देश की सुरक्षा करती है। हमें डर भी लगता है, हम बहुत आम आदमी हैं। अगर कोई हल्का सा रोक भी ले वर्दी में तो हमें लग जाता है हमने पूरी जिंदगी में अब तक क्या गलत किया है, वो सब दिखाई दे जाता है। हम वो लोग हैं। ये बात अलग है, आज हम लोग ऊपर बैठ गए तो शायद अपने मन की बात आप तक पहुंचा पाएंगे।
ऑब्जर्वेशन कहाँ से प्रारंभ होती है, जहाँ सर हम लोगों ने कहीं दीप प्रज्वलित किया तो वहीं से 4 पंक्ति निकल कर आती है। और मैं मंच के सानिध्य से मैं इस बात पर कहना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया हमें गोल नजर आती है। देखी किसी ने नहीं है सर, देखने के लिए पृथ्वी से बाहर निकलना पड़ेगा, बाकी सबने टीवी पर देखी है। हमें नजर आती है क्योंकि हम कवि हैं, हमें कुछ भी दिखाई दे सकता है कि पूरी दुनिया हमें गोल नजर आती है। सच बोलूं तो अनमोल नजर आती है। और तालियां आप सब इसी बात पर बजा देना, हमें तो लाइटर में भी पिस्तौल नजर आती है। जिस तरह आपने पकड़ी थी ना वो सर, 2 कवि तो मेरे पीछे हो गए। बोले अगर सोहन सर का निशाना इधर की जगह इधर हो गया। सर ये डर हमारे अंदर में है। मैं कविता को आगे बढ़ाना चाहता हूं। हम मंच को प्रारंभ करेंगे, तब कहता हूं कि हास्य से सबको हंसा दे वो कविता होती है, और व्यंग से सबको जगा दे वो कविता होती है, और ओज से तूफान ला दे प्रेम दे श्रृंगार से, शब्दों से महफिल सजा दे वो कविता होती है, वो कविता होती है, वो कविता होती है। सर इस देश में तमाम सांसद हुए हैं, उन सांसदों में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया गया, 1 बार नहीं बनाया गया, 2 बार नहीं बनाया गया, 3 बार बनाया गया, उनमें कुछ तो बात हो गई। इस दुनिया में तमाम फोर्सेस हैं, पूरी दुनिया में सबकी अपनी अपनी अलग है, लेकिन ये भारत की फोर्स बैठी है, इसमें कुछ तो बात हो गई। इस फोर्स में भी तमाम हजारों लाखों और भी सैनिक हो सकते थे, लेकिन इस सीआरपीएफ में आप लोग हैं, कुछ तो बात हो। इन लोगों को सुनाने के लिए इस देश के तमाम हजारों लाखों कवि हैं, पर उन हजारों लाखों कवियों में से ये कवि आज यहाँ आए हैं, इनमें कुछ तो बात हो। और इन कवियों में से भी संचालन मैं कर रहा हूं। तालियां कौन बजाएगा? तो कुछ तो बात हो। मेरा नाम डॉक्टर प्रतीक गुप्ता है, मैं एमबीए का प्रोफेसर हूँ। जब घर में कोई नहीं सुनता, जब कॉलेज बच्चे नहीं सुनते, तो मैं आप लोगों को सुनाने के लिए निकल पड़ता हूँ। ताली के लिए मैं सर कार्यक्रम को प्रारंभ करना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी से मैं आदेश लेता हूँ और कार्यक्रम को हम प्रारंभ करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप लोग जानते हैं, हम लोग अपने देश की पूजा करते हैं, हम लोग भारत माँ की पूजा करते हैं, तो हम लोग अपनी माँ शारदे की पूजा करते हैं। तो माँ शारदे की पूजा करने के लिए मैं माँ शारदे की व्रत पुत्री नंदिनी श्रीवास्तव जी को 4 पंक्तियों से आवाज देता हूँ कि वो माँ शारदे की वंदना करें, और इस काव्य सम्मेलन को आप आरंभ करने का हमें आदेश दें कि सपनों को हमारे माँ साकार कीजिए, ज्ञान दीजिए माँ, हमको प्यार कीजिए, और आशीष लेने आए हैं शरण में आपकी, वंदना हमारी माँ स्वीकार कीजिए। ताली बजा दीजिए आप। माँ शारदे की वंदना करती हूँ। 4 पंक्तियों से पहले अपने इष्ट को आमंत्रित करती हूँ और माँ शारदे को बुलाती हूँ कि परस्पर भावनाओं की आसक्ति भी तुम ही देना, जगत में मान से जीने की युक्ति भी तुम ही देना। यही विनती मेरे ईश्वर, यही विनती मेरे प्रभुवर, अगर संकट हमें देना तो शक्ति भी तुम ही देना। और जब हमारे देश की सीमा पर, हमारे भारत पर संकट आया है, तब आप सब ये वर्दी पहन करके खड़े हुए हैं और माँ भारत को संकट से मुक्त किया है। मैं माँ शारदे की आराधना करती हूँ, उनको आह्वान करती हूँ, उनका वो आए और मंच पर विराजे। शारदे माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, सब दुखों संताप से अब आज हमको तार दे। शारदे माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, सूर तुलसी को दिया जो ज्ञान का भंडार दे। सब दुखों संताप से अब आज हमको तार दे। सब दुखों संताप से अब आज हमको तार दे। बहुत शानदार वंदना आपने करी, बहुत धन्यवाद नंदिनी जी। कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। सर एक प्रश्न मेरे मन में जरूर आता है हमेशा, क्योंकि सर हम तो ऑब्जर्वेशन वाले कवि हैं, हमें तो जैसा दिखाई देगा हम तो वैसा ही लिखेंगे, वैसा ही। एक प्रश्न मेरे बार बार दिमाग में आता है, मैंने इस बात को लिखा भी कि एक बात मुझे कभी समझ में नहीं आई सर, कि अगर देश में बाढ़ आ जाए तो सीआरपीएफ आ जाओ,
भूकंप आ जाए, सीआरपीएफ आ जाओ, दंगा आ जाए, दंगा हो जाए, सीआरपीएफ को बुला लो। कोई मेन हॉल में गिर गया हो, निकल नहीं पा रहा हो तो सीआरपीएफ को बुलाओ। कोई ऊपर से गिर रहा हो, कोई कुछ भी हो, जब हर जगह सीआरपीएफ को ही आना है तो जब कोई नई चीज का रिबन कटना होता तो नेताजी क्यों आ जाते हैं, सीआरपीएफ क्यों नहीं आते? ताली बजाइए। अरे काम आप करेंगे और रिबन कोई और काटेगा। देश में इस बदलाव की जरूरत जरूर है और आपके माध्यम से मैं कवि होने के नाते इस बात को ऊपर तक जरूर पहुंचाऊंगा। मैं इस कार्यक्रम को प्रारंभ करना चाहता हूं और मैं आपको बता दूं सर, आप सब लोग बैठे हुए आनंद लीजिएगा सर। 2-1 घंटे के लिए प्रोटोकॉल थोड़ा छुड़वा दीजिएगा, थोड़ा सा, है ना? ताली वाली बजा लेना सब लोग खुल के। हाँ, सब बजा लीजिएगा। जरूरी नहीं जब सर बजाए तभी आप बजाएं, वैसे ही बजा लीजिए। आपको अच्छी लगी मेरी बात, ये मुझे अच्छा लगा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना? फ्री होके बैठेंगे, थोड़ा सा घंटे 2 घंटे आनंद लेंगे। हमारे बड़े मन के कवि प्यारे भाई रोहित पांडे जी, मैं उन्हें बड़े आदर से बुलाना चाहता हूँ। हास्य के श्रेष्ठ कवि हैं, आपके दिलों के द्वार को खोलेंगे। 4 पंक्ति से आवाज देता हूँ कि बस दुखों के भुगते कौन। हमारे बीच लंदन से तेजिंद्र शर्मा जी आ गए हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि इस समय वो 1 हफ्ते के भारत प्रवास पे हैं। हम सब यहाँ हैं ये सुन के सर ने 1-2 घंटा निकाला कि वो आए यहाँ पे। एक बार आप सर के लिए तालियां बजाइए। मैं सच कहूँ, अगर सर का परिचय कहूँ तो 2-3 कवियों का कार्य पाठ इसमें निकल जाएगा। परिचय दूँ तो मैं थोड़ा सा परिचय सर का देती हूँ कि ये एकमात्र ऐसे हिंदी लेखक हैं जिन्हें लंदन की महारानी जी ने MBE से सम्मानित किया है। और तेजिंद्र शर्मा सर हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखते हैं। इनकी तमाम कहानियां हैं, पाठ्यक्रम में इनकी बहुत सारी कहानियां चलती हैं। भारत के कई विश्वविद्यालय, सैकड़ों बच्चे इनकी कहानियों पर शोध कर चुके हैं, सैकड़ों अभी कर रहे हैं। और सर अभिनय क्षेत्र से भी हैं। इन्होंने अभय फिल्म में अनुपम खेर जी के साथ अभिनय किया है। सर उसके लेखक टीम में भी थे। तो एक बार तेजिंद्र शर्मा सर के तो आज विशिष्ट उपस्थिति में यहाँ पे उपस्थित है, हम उनका सारे कवियों की तरफ से और CRPF की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। प्रतीक जी, आप कार्यक्रम को आगे। आप लोग तो ऐसे खामोश हो गए जैसे मेरी मैया। मंच बहुत समृद्ध है। माता पिता को प्रणाम करता हूँ, गुरुचरणों का वंदन करता हूँ। तत्पश्चात आप सभी को प्रणाम करता हूँ। बहुत ही सफल संचालक के रूप में हमारे आदरणीय बड़े भाई, मेरा नाम हो गया, हाँ प्रतीक गुप्ता। तो कोई बात नहीं सर, जाने आपने सबसे पहला मैं संचालन कर रहा हूँ तो मुझे कोई बात होगी, पर सब में छाड़ कर मुझे पहले खड़ा किया तो मुझमें भी तो कोई बात होगी। और जब शर्मा सर आए तो सर ने कहा कि मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, पीछे से प्रिंसिपल सर आ गए, ऐसा लगा। शर्मा सर ने मुझसे कहा कि जाके कह देना कि जब सब शेष लोग आते हैं तब विशेष लोग आते हैं। कि जैसे प्रतीक सर ने कहा कि सर सबको रिलीव कर दीजिए, तो सर ने जैसे रिलीव बोला सबने अपनी टोपियां उतार ली, सब बाल झाड़ने लगे। जिनके हैं वो झाड़े तो अच्छा लगा। बात समझ में आई तो मैं चंदौली बनारस की माटी की खुशबू लेकर आपके बीच आया हूँ। आज 8-10 मिनट पढ़ूंगा। के सामने पहली बार पढ़ रहा हूँ, पैर कांप रहे हैं, पर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि इस खौफ के बेखौफ से भारत सोता है। देश की रक्षा के लिए CRPF का एक जवान जगता रहता है। मैं माँ भारती को नमन करता हूँ। हास्य का कवि हूँ, लेकिन वर्दी देखकर मन में कुछ फूट पड़ा है, वो सुनाता हूँ कि जब भी बुलाएगी मैं दौड़ाऊंगा, आन के सीना सीमा पे डट जाऊंगा। देश की खातिर मरना पड़े तो गम नहीं, कफन तिरंगा ओढ़ के मैं तो आऊंगा, तिरंगा ओढ़ के मैं तो आऊंगा। एक अलग परिवेश दिखाई देता है, तीन रंग का वेश दिखाई देता है। जब भी गौरव करना होता है खुद पर, मुझको मेरा देश दिखाई देता है, मुझको मेरा देश दिखाई देता है। इस सनसन हवाएं चलेंगी, मौसम सर्दी का होगा। इस सनसन हवाएं चलेंगी, मौसम सर्दी का होगा। बारूद से चिता जलेगी, कफन वर्दी का होगा। प्रेमिका जब गुटखा खाने मिल जाए
तो दशा क्या होती है प्रेमिक में सुनाता हूँ कि कुछ ना बोली हर उत्तर को मूक दिया, कि कुछ ना बोली हर उत्तर को मूक दिया, मेरे दिल के अरमानों को फूंक दिया, मैंने बोला रंग दे मुझको केसरिया। मैंने बोला रंग दे मुझको केसरिया, मैंने बोला रंग दे मुझको केसरिया, उसने रजनीगंधा खा के छूट दिया। मैं 10वीं में कई बार फेल हुआ, ये बात का नहीं आपका विषय, कई बार फेल हुआ। तो पिताजी ने पूछा बेटा करोगे क्या? मैंने कहा पिताजी ऊपर का एक कमरा खाली है, वो मैं तैयारी करने के लिए जाना चाहता हूँ। बोले जाओ तैयारी करो। तो तैयारी करने को बोल दिए और मेरे अंदर एक कवि भरा पड़ा था। तो पड़ोस की चीजों को देखता हूँ और 4 लाइन निकल के आती है, सुनिएगा। दिल के जज्बातों को हर रोज जगा लेता हूँ, छुप के बीवी से इलू इलू भी गा लेता हूँ, जब भी आती है मेरी नई पड़ोसन कोई खिड़कियां खोल के मौसम का मजा लेता हूँ। मैं अपनी एक आखिरी रचना पढ़ता हूँ, फिर मैं अपनी जगह लूंगा। एक नेताजी हुए सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब के नेता कहते हैं तुम मुझे खून दो मैं पूरा चूस लूंगा। मेरे मन में भी नेता बनने का भाव जागा, विचार बताने अपनी एकमात्र पत्नी के पास भागा। उसने कहा विचार अच्छे हैं मगर राजनीति में भी आप कच्चे हैं। मैंने कहा अरे भाग्यवान, राजनीति बहुत आसान है, जनता बहुत परेशान है, उनकी परेशानियों का झूठा हाल बताऊंगा और सबका नेता बन जाऊंगा। और सबका नेता बन जाऊंगा। मुझे फोन आने लगे, हम भी हर जगह जाने लगे, कई जगह काटे फीते, कुछ का किया लोकार्पण, हर जगह समय की बात किया पदार्पण। इतने में एक फोन आया, एक शव यात्रा में मुझको बुलाया गया, मुख्य अतिथि मुझको बनाया गया, संवेदना के आंसू बहाने हैं ऐसा मुझको बताया गया। मैंने भी आओ देखा न ताव, बिना जाने जनता का भाव, बात चढ़ाते हुए मुंह को खोला, बड़े अच्छे आदमी थे। ये सुनते ही लोग आपस में फुसफुसाने लगे, मेरी तरफ देख मुस्कुराने लगे। फिर मैंने कहा चलो अर्थी को देते हैं कंधा, लूला लंगड़ा हो या अंधा। इतने में मेरे पिए ने मुझको टोका, आगे बढ़ने से रोका, लाश की तरफ इशारा करके दिखाया, कुत्ता मरा पड़ा था मुझको बताया। मैं अपनी बेइज्जती को भाग गया, नंगे पांव वहां से भाग गया। तब मैंने ये जाना बहुत कठिन है राजनीति कर पाना। अब मैं राजनीति नहीं कर पाऊंगा, पंडिताई से ही अपना घर चलाऊंगा, पंडिताई से ही अपना। तो यही देख रहा था, जो अकेले आए हैं वही खुल के हंस रहे हैं, जो पत्नी के साथ आए वो तो हंस भी नहीं पा रहे बेचारे। और नारियों से तो पुरुष के हम बिहारी भी परेशान हैं। ये पहले नारा हमारा था, एक बिहारी सब पे भारी, नारियों ने चुरा लिया, एक नारी सब पे भारी। तो हम खुद परेशान हैं, लेकिन हम प्यार मोहब्बत वाले लोग हैं सर। आप हमारे बिहार आइए कभी तो आपको सड़क पर प्रेमी जोड़े टहलते हुए मिलेंगे। मैं यूपी में जब आया तो मैंने देखा यहाँ प्रेमी जोड़े कब दिखाई देते हैं, बजरंग दल के कार्यकर्ता जाते थे। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उन लोगों के सामने काव्य पाठ कर रहा हूँ, उन लोगों को अपनी बात सुना रहा हूँ, जिन लोगों के शौर्य के किस्से ये पूरी दुनिया सुनना चाहती है। एक बार आप अपने लिए तालियां बजाइए। चूंकि प्रेम का कवि हूँ, लेकिन कहीं रातिंदो जी लिखते हैं कि कौन सी बात कब और कहाँ कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो मैं 4 पंक्तियां कहीं पढ़ने की कोशिश करता हूँ कि प्रेम गीत ही लिखेंगे युवा अगर देश के, तो बोलो फिर हिंद की कहानी कौन गाएगा। देश की जवानियों की वीरता वो शौर्य गाथा, नई पीढ़ियों को बोलो कौन बतलाएगा। कि धनवे की यक्ष यह है सबके समक्ष है कि सीमा पे सुरक्षा है तो कौन फिर जाएगा। और स्वप्न देखने लगेंगे युवा हनी सिंह के, तो सिंह सा भगत सिंह कौन बन पाएगा। नौजवानों को समझना है कि हमारे असली हीरो कौन है। और मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि हिंदुस्तान किनसे होता है। कि कानों में आवाज गूंजते ही वंदे मातरम, गर्व से सभी का जहाँ सीना तन जाता है। बात जब देश के अखंडता की हो यहाँ, तो बच्चा बच्चा भी भगत सिंह बन जाता है। सबको मिला दो घर, एक ही पर्याय शब्द हमको दिखाता है। सिंह जन्म लेता जहाँ माँ की हर कोख से, तो नाम उस देश का ही हिंद कहलाता है।
नामों से एक का हिंद कहलाता है। एक बार जरा पूरा सदन बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय। जो है वो महिला शक्ति की तरफ से 4 पंक्तियां ऐसे पतियों को देती हूँ और उनको मंच पर बुलाती हूँ, आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे कल हमें ये सुनने को मिले कि वो मेघालय की घाटियों में ढकेल दिए गए में पाए गए। कि सुनो कि अगर तुम प्रीत दोगे तो तुम्हें भी प्यार देंगे हम, भवन में डगमगाते पांव को आधार देंगे हम, और तुम्हारी हर उधारी को चुकाने का हुनर हमें। अगर तुम दर्द दोगे तो उचित उपचार देंगे हम, अगर तुम दर्द दोगे तो उचित उपचार देंगे हम। मेरे से कोर्ट वाले डॉक्टर साहब प्रतीक गुप्ता जी, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। पहली बात तो देखिए, हम नारी को भी अपशब्द नहीं कहते हैं, हम तो नारी की पूजा करते हैं। हम इसलिए थोड़ा मजाक कर लेते हैं क्योंकि हम उनसे दर्द भी लेते हैं। हमें सिखाया गया जैसा करो वैसा भरो, तो दर्द जहां से लो वहीं वापस कर दो। तालियां मुझे इस बात पे चाहिए। पहली बात इन्होंने कहा कि पत्नियों पे सुनाते हैं, मेरी केवल एक ही पत्नी है। दर्द क्या आया, नंदिनी जी यहाँ खड़ी थी और मेरी तरफ इशारा करके बोला, पतियों सुनो। ताली बजा दे यार। अब आप बताइए, मैं पत्नी के लिए कुछ कहूं, मैं वायरल हो जाऊं, मैं कल लीडर में मिलूं, मंजूर है मुझे। आप मेरी तरफ इशारा करके पतियों पतियों बोल रहे हो और आपके लिए कुछ भी नहीं होना चाहिए। कि सुबह की कसम, तुम्हें शाम की कसम, जिंदगी की दौड़ भाग काम की कसम, और राइफल चलाऊंगा हास्य की, ताली बजाना तुम। राइफल चलाऊंगा हास्य की, ताली बजाना तुम। मुझे मेरठ की कसम, तुम्हें गुरुग्राम की कसम। फिर मैं तो मेरठ से आया हूं, आप जानते हैं, उन्होंने बताया नीलड्रम। कहाँ का है नीलड्रम? मेरठ का। मैं उस मेरठ से आता हूं सर। अगर 1857 की चिंगारी कहीं जगती तो मेरठ से जगती है, और चिंगारी वालों को कोई बुझाते हैं तो वही मेरठ में बुझाते हैं। सर मेरा घर कहाँ पर है सर? मैं जहां रहता हूं 2 किलोमीटर इधर वो ड्रम बिका। मैं जहां रहता हूं 2 किलोमीटर इधर वो ड्रम यूज हुआ, बीच में मैं ही फंसा हुआ था। मैं उस मेरठ से आता हूं सर, वो मेरठ है मेरा, आप मुझे बताइए सर, उस मेरठ से मैं आता हूं। सर क्या चल रहा है मेरठ में, क्या मचा रखा है सर? ये महीना है, उससे मैं बात कर रहा हूँ, मैंने क्या क्या मचा रखा है? बोले 4 पंक्ति सुनो। कह रही है कि ठंडे का अपना मजा है, गर्म का अपना मजा। ठंडे का अपना मजा है, गर्म का अपना मजा, सख्त का अपना मजा है, नर्म का अपना मजा, और डर डर के सारे पति बस यूं ही जी रहे। पत्नी क्या कह रही हैं? हनीमून का अपना मजा है, नीले ड्रम का अपना मजा। तुम इस बात में नहीं है, चलिए नीले ड्रम में रख दे, कर दो, घाटे से धक्का दे दो, मार डालो, काट डालो, कुछ भी काट डालो। दुख किस बात का है? किसके लिए? आपने उनके प्रेमियों को देखा है? देवेंद्र जी के लिए किसी की काट पाट करते समझ में आती है, रोहित पांडे जी के लिए करते बात समझ में आती है, गुरविंदर जी के लिए तो पूरा खानदान उड़ाते, नीतीश जी के लिए करते बात समझ में। सोहन सर आपने तो मैं पूरे जापान को कुर्बान कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं पड़ती है। दिक्कत ये है राज और साहिल के लिए। क्या कह रही नंदिनी जी? मेरठ से कोट पहन कर आए, कोट पहन कर आए, वो पहने। मेरे पास इतने कोट हैं कि अगर मैं रोज भी पहनूं तो भी 3 साल लगते हैं। शौक है मेरे कोट का, और ऐसे नहीं पहनता सर मैं तालियों के लिए कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी कर सकता। 4 पंक्ति देता हूं सर, पता लगे कोट के पहन कर आया हूं। इस दुनिया की दी हुई एक चोट पहनकर आया हूं, या यूं समझो एक बादल की ओट पहनकर आया हूं। और सुना है मैंने ये सीआरपीएफ वाले हैंडसम को देते ताली, इसीलिए मैं गर्मी में भी कोट पहनकर। चला मैडम आप लोग तो वैसे भी आ जाऊंगा, मेरा दिखना बहुत जरूर। कोट किसके लिए पहनकर आया? आप लोग के लिए पहनकर आया। मैं गा सकता हूं पर मुझे गाने नहीं आता। पंक्ति कहता हूं सर,
कि हद है, हद है। अच्छा ऐसे भी सुना कि हद है। सर वो कैमरा सेट कर लेना। हद है कि हद से बाहर भी जाने नहीं देती, साली को मन के गीत सुनाने नहीं देती। मैं गुनगुनाता हूँ तो झूमती है पड़ोसन, बस इसलिए बीवी मुझे गाने नहीं देती। जिंदगी में हास्य दिखना हुआ है। एक बिल्कुल लाइव ऑब्जर्वेशन आपको दिखा रहा हूं सर। अगर मैंने मोहब्बत और ईमानदारी एक साथ रख दी हो तो तालियां खुलेगी। आप भी सुनते हो? सीखो सीखो। आप सुनने को तैयार नहीं हो और भाभी जी बिना सुने ताली बजाओ। ताली बजाओ भाभी जी के लिए। मैं प्रणाम करता हूँ भाभी जी, आप मेरे साथ हर जगह चला करो है ना। मुझे ऐसी ही नारी शक्ति चाहिए। कोई हमारे लिए भी ताली बजा सकता है सर, बताइए सर। मैं प्रणाम करता हूँ। देखा, मेरठ में है, मैं मेरठ का हूँ, मैं जीवित आया हूँ। सर एक ऑब्जर्वेशन देता हूँ सर, आनंद लीजिएगा। एक स्केच खींचता हूँ। एक लड़की स्कूटी पे जा रही है, हेलमेट नहीं लगा रखा और गाना गा रही है, तू खींच मेरी फोटो। दिल्ली में एक सुंदर स्मार्ट रोहित पांडे जैसे एक ट्रैफिक हवलदार खड़े थे। सर पुरुष तो पुरुष होता है, देखते ही प्यार हो गया। हो गया तो हो गया। लेकिन सर मोहब्बत एक तरफ और ईमानदारी एक। उसने जो 4 पंक्ति कही, मोहब्बत का एक फरमान तेरे घर भेज दिया है और लिखकर दिल का भी अरमान तेरे घर भेज दिया है। बड़ी शिद्दत से तू बोली थी मेरी, खींच दो फोटो, तो फोटो खींच के चालान तेरे घर भेज दिया है, भेज दिया है, भेज दिया है। कि मोहब्बत में हो तू स्ट्रॉन्ग और मैं वीक हो जाऊं, अगर जो प्यार से देखे तो पल में ठीक हो जाऊं, और भ्रष्टाचार की सेटिंग हो ऐसी तेरी और मेरी। कि भ्रष्टाचार की सेटिंग हो ऐसी तेरी और मेरी, बने तू नीट का पेपर और मैं लीक हो जाऊं। लीक हो जाऊं तो इसने मुझे यहाँ बुलाया है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो लोग मंच पर बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो मंच के नीचे बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो मंच के पीछे बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो ग्रे कुर्सियों पर बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो लाल कुर्सियों पर बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो ऑरेंज कुर्सियों पर बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, जिन्हें यही नहीं पता था कौन से कुर्सी क्या कलर पर वो बैठ गए हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो लोग बैठने आए हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, जिनका कवि से कविता से कवि समझने से कोई मतलब नहीं है, उन्हें बताया गया कि बस आ जाओ, सम्मान करता हूँ। उनका कभी सम्मान नहीं होता है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो लोग अपने आप को घर के बाहर मोदी समझते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। वो लोग घर में जाकर अपनी बीवी के सामने मनमोहन सिंह बन जाते हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। उनका कभी सम्मान नहीं होता, मैं उनका सम्मान करता हूँ। बिना आज तक ये नहीं पता कौन से कूड़ेदान में कौन सा कूड़ा, मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो लोग पड़ोसी घर के बाहर कूड़ा डाल देते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो लोग खाली प्लॉट देकर उसे कूड़ा घर बना देते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिनका जन्म ही कूड़ा डालने के लिए हुआ है मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन्होंने बीजेपी को वोट दी मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन्होंने कांग्रेस को वोट दी मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट दी मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो वोट डालने ही नहीं गए मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो लोग बहुत समझदार हैं, जो जीते उनसे जाकर बोले हमने वोट आपको ही दी थी, मैं उनका सम्मान करता हूँ। उनका कहीं सम्मान नहीं होता, मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो लोग अपने आप को अपने शीशे में देखकर अपना सम्मान करना भी उचित ना समझे, मैं उनका सम्मान करता हूँ। अगर आपको लगे मैंने आपको ऐसे सम्मान किया, एक बार ताली बजा के कुछ अच्छा करके गया हूँ तो एक बार ताली हो जाए। तो ये साबित होता है कि बहुत अच्छा पढ़ करके गए हैं, बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। लेकिन सीआरपीएफ के बारे में जो प्रतीक जी ने पढ़ा उससे मैं बहुत भावुक हो गई। अब मैं देशभक्ति की बात से अपनी बात को शुरू करती हूँ। हंसने को आप बहुत हंसे, मैं आपको प्रेम और मोहब्बत की यात्रा कराने आई हूँ। देखिए महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान आ गई है। 4 पंक्तियाँ आप सबको समर्पित करती हूँ।
जगे दिन रात वो पहरा भी दे दुर्गम ठिकानों पर। कभी अंबर कभी जलथल का जुम्मा है जवानों पर, मगर है हौसला उनका किसी चट्टान के जैसा। मगर है हौसला उनका किसी चट्टान के जैसा, नहीं है टूटता जो सम विषम के तापमानों पर। तो -50 डिग्री से लेके 50 डिग्री तक कार्य करने वाले आप सभी को नंदिनी श्रीवास्तव का नमन। देखिए क्या होता है कि परिस्थितियां ऐसी होती हैं, जब विवाह होता है सर तो 7 जन्मों का साथ मांगा जाता है कि हम 7 जन्म तक पत्नी का साथ निभाएंगे। यकीन मानिए मेरे 25 वर्ष के विवाह में 7 मिनट तक भी मेरे पति ने मेरे साथ बैठ के एक टीवी सीरियल नहीं देखा। अब बताइए घटनाएं अगर अंजाम होंगी तो इसका क्या कारण होगा? यही सब है। तो आप अपना आत्ममंथन क्यों नहीं करती हो? मैं प्रेम मोहब्बत की बात शुरू करती हूँ 4 पंक्तियों से अध्यक्ष महोदय के आदेश से। रिश्तों में मीठापन रखना, इसको मत फीका कर देना। मेरे मन की साड़ी पर तुम काम जरा नीका कर देना। सर्दी खांसी और तपन है शायद मुझको नजर लगे, तुम मेरे सपनों में आकर काजल का टीका कर देना। तुम मेरे सपनों में आकर काजल का टीका कर देना। तो 4 पंक्तियां, ये पंक्तियां देश में बहुत मशहूर हुई, उनकी वजह से मुझे बहुत नाम मिला। राख है या कि चंदन नहीं जानती, राख है या कि चंदन नहीं जानती, मन के सागर का मंथन नहीं जानती, और छोड़ जाने से पहले बताना तो था, आपदा का प्रबंधन नहीं जानती, आपदा का प्रबंधन नहीं जानती। चंपत का भी प्रेम भी बाकी है, मोहब्बत भी बाकी है। 4 पंक्तियां और कभी कभी सामने वाले की बाहों में जाके हमें रोने का मन करता है, पर कुछ चीजें हमें रोक लेती हैं। तो 4 पंक्तियां कि नैन का हो निमंत्रण जरूरी नहीं, नैन का हो निमंत्रण जरूरी नहीं, हम निभाए हर एक प्रण जरूरी नहीं, और उनकी बाहों में रोने का मन जो करे, भावना पर नियंत्रण जरूरी नहीं, भावना पर नियंत्रण जरूरी नहीं, भावना पर नियंत्रण जरूरी नहीं। कि आज पीहर के संदूक में एक टूटा सितारा मिला, लाल रेशम में लिपटा हुआ आखिरी खत तुम्हारा मिला, आखिरी खत तुम्हारा मिला। नायिका के हाथ में वो प्रेम पत्र और उनके मन की स्थिति कि देख कर नैन झरने लगे, सांस रुक रुक के चलने लगी, मुझको खत में नजर आए तुम, मैं स्वयं को ही छलने लगी, और मिलने बिछड़ने का फिर सिलसिला याद आने लगा। वो साल 21 पीछे गए, साल 21 पीछे गए, वक्त गुजरा हमारा मिला, लाल रेशम में लिपटा हुआ। बुलाना चाहता हूं जिसको सुनना मेरे लिए भी उपलब्धि है। क्या करते हैं हम कवि लोग? 4 अगर अच्छी पंक्तियों से मैंने इस देश के अच्छे शायर को बुलाया हो, डॉक्टर गुरविंदर बांगा, इनको सुनना अपने में अलग एहसास है। 4 बहुत अच्छी सर पंक्ति में अपने आप को बुलाने के लिए मैं रखना चाहता हूं। हम कवि हम क्या करते हैं कि नमक सच्चाई का पानी में जैसे घोल देते हैं, जुबान पर सबके ताले हैं जिन्हें हम खोल देते हैं। और फर्क चौथी पंक्ति और आगमन होगा डॉक्टर साहब का कि नमक सच्चाई का पानी में जैसे घोल देते हैं, जुबान पर सबके ताले हैं जिन्हें हम खोल देते हैं। और फर्क बस इतना है तुम में और हम में मेरे यारो, कि तुम जो दिल में रखते हो उसे हम बोल देते हैं। डॉक्टर गुरविंदर बांगा साहब। CRPF की समस्त टीम परम सर के दर्शन नहीं हो पाए, बट आप सभी लोग बहुत आनंद से सुन रहे हैं, तो एक बार आप सभी के ये लगातार हास्य चल रहा था, बीच में बहुत कमाल के गीत हुए जी। हास्य में आपका पेट इतना हिल गया होगा कि शायद खाना नहीं बचे, तो उसको थोड़ा शांत करते हैं। नंदिनी जी ने दिल तक आपकी बात पहुंचा दी।
मेरी शायरी आपके दिमाग को थोड़ा टच करेगी और मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, मुझे अब तालियां नहीं चाहिए, क्योंकि शायरी सिर्फ आपके दिल तक बहुत आराम से पहुंचे, ये शब्दों का खेल है। बस 2 ही पंक्तियां, उसमें सारी बात खत्म हो जाती है। क्या बात है? आपके दिल तक कोई शेर पहुंचे, एक हल्की सी आह की आवाज आती है, वो मुझे सुनाई देगी और मेरे लिए वो आशीर्वाद होगा। स्वागत सर। अपने परिचय की 4 पंक्तियों से बात शुरू करता हूं। जान देने के लिए तैयार होते ही नहीं, अब किसी भी कौम में सरदार होते ही नहीं। वाह। राजमहलों को भी होती है कसीदों की तलब, वरना अपने मुल्क में अखबार होते ही नहीं। वाह। गांव का आदमी हूं तो गांव की बातें करता हूं। खेत का जैसे ही सौदा हो गया, एक पुराना जख्म गहरा हो गया, नाव वापस लौट कर आई नहीं, मैं किनारे पे ही बूढ़ा हो गया। समंदर मुफ्त बेचारा हुआ है, समंदर मुफ्त बेचारा हुआ है, नदी का जल बहुत खारा हुआ है, मैं खुद भी अपने हिस्से में नहीं हूँ, गजब का बांगा बंटवारा हुआ है। वाह। 4 पंक्तियां और देखिए, फिर एक गजल देते हैं, ऐसे ही बात करते रहेंगे आपसे। सर, हर आदमी सोचता है कि मैं आज यहाँ पहुंचूं, मैं यहाँ पहुंचूं, मैं यहाँ पहुंचूं। वहां से 4 पंक्तियां हैं, मर्म देखिए। कोई तन्हा अमर बनता नहीं है, कोई तन्हा अमर बनता नहीं है, तुम्हारे बिन सफर बनता नहीं है, बुलंदी पर पहुंचकर क्या करूंगा, कभी चोटी पे घर बनता नहीं। इसी गजल के साथ समाप्ति करते हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं। बहुत हल्की सी कुछ बातें आपके साथ साझा करूंगा। ये आखिरी गजल मेरी आपके लिए आज। कुछ तो लापरवाही, कुछ आनाकानी में डूब गए, कच्चे पक्के जितने घर थे सब पानी में डूब गए। तूफानों में हमने अपनी नाव बचा ली थी, लेकिन तूफानों में हमने अपनी नाव बचा ली थी, लेकिन साहिल पे छिछला पानी था, बेध्यानी में डूब गए। जो नारों के दम पर कल इतिहास बदलने आए थे, वे सब तो आते ही अपनी सुल्तानी में डूब गए। और अभी वो 60-70 के दशक की बात हो रही थी, वो लोग इस शेर को सुनिएगा और समझिएगा। एक आंगन था, एक रसोई, सब मिलजुल कर रहते थे, बाबा के जाते ही बच्चे मनमानी में डूब गए। बाबा के जाते ही बच्चे मनमानी में डूब गए, और नट जैसे ही झूल रहे थे बांगा पतली रस्सी पर, लेकिन एक दिन रिश्तों की खींचातानी में डूब गए। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी को तालियों से आप स्वागत करेंगे आदरणीय तेजिंदर जी को, कि जिंदगी को आजमाना चाहिए, एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए, और हो पता की हार निश्चित हो गई। 4थी पंक्ति आपकी तालियां और आदरणीय तेजिंदर जी कि हो पता की हार निश्चित हो गई, दांव फिर भी एक लगाना चाहिए। बोलो तालियों साथ में आप तेजिंदर सर। बहुत अच्छा लग रहा है कि यूनिफॉर्म के बारे में एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि कोई इंसान कहीं किसी मुश्किल में फंसा हो और उसके सामने कोई व्यक्ति यूनिफॉर्म वाला आ जाए, तो मन में एक विश्वास पैदा होता है कि अब मुझे कोई पत्तों ने ली अंगड़ाई है, क्या पतझड़ आया है। पत्तों ने ली अंगड़ाई है, क्या पतझड़ आया है। एक रंगोली बिखराई है, क्या पतझड़ आया है। और पतझड़ कैसा लगता है देखने में, नारंगी, बैंगनी, लाल, सुरख, कत्थई, श्वेत भी दिखते हैं। इतने सारे रंग बदलते हैं। था बासी पड़ गया रंग हरा, मुक्ति दिलवाई है, क्या पतझड़ आया है। तो पतझड़ इतनी खूबसूरत चीज है। आपको अंत में एक छोटी सी अपनी कविता सुनाना चाहूंगा, क्योंकि
हम जब वहाँ जाते हैं तो टेम्स रिवर के बारे में सुन और फिर गंगा के बारे में सोचते हैं। तो टेम्स रिवर का कल्चर क्या है और गंगा का बचपन से हमारे साथ क्या रिश्ता है, क्या नाता है, उस पर कुछ पंक्तियां मैंने लिखी हैं। टेम्स का पानी नहीं है स्वर्ग का द्वार, टेम्स का पानी नहीं है स्वर्ग का द्वार, यहाँ लगा है एक विचित्र माया बाजार। पानी है मटियाया, पानी है मटियाया, गोरे हैं लोगों के तन, माया के मकड़ जाल में नहीं दिखाई देता मन। टेम्स कहाँ से आती है, कहाँ चली जाती है, टेम्स कहाँ से आती है, कहाँ चली जाती है, ऐसे प्रश्न हमारे मन में नहीं जगा पाती है। टेम्स बस है, टेम्स अपनी जगह बरकरार है, कहने को उसके आसपास कला और संस्कृति का संसार है। टेम्स कभी खाड़ी है तो कभी सागर है, उसके प्रति लोगों के मन में न श्रद्धा है न आदर है। बाजार संस्कृति में नदियां नदियां ही रह जाती हैं, बनती हैं व्यापार का माध्यम, मां नहीं बन पाती। टेम्स दशकों शताब्दियों तक करती है गंगा पर राज, फिर सिकुड़ जाती है, ढूंढती रह जाती है अपना ताज। टेम्स दौलत है, प्रेम है गंगा, टेम्स ऐश्वर्य है, भावना गंगा, टेम्स जीवन का प्रमाद है, मोक्ष की कामना है गंगा। जी लगाने के कई साधन है टेम्स नदी के आसपास, गंगा मैया में जी लगाता है हमारा अपना विश्वास। तो दोस्तों, आज हम यहाँ आए, नंदिनी ने मौका दिया आप सबसे मिलने का। मुझे पहली बार ये मौका मिला है कि मैं यूनिफॉर्म को अपना कुछ सुना सकूं और यूनिफॉर्म से मुझे रिस्पॉन्स मिला। मैं सच में बहुत समृद्ध होके जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि जब तक आप हैं, भारत और भारत का तिरंगा हमेशा शान से रहे। एक बार फिर से जोरदार ताली बजा दीजिए आप जितेंद्र सर के लिए। वेलकम यू सर। हमने आपको बहुत इंतजार किया सर, मतलब हम चाहते थे आपको भी सुनाना। बहुत कविता जो है सोफा सेट और फ्रिज हर के भाग्य में होते हैं, कविता हर एक के भाग्य में नहीं होती। अरे वाह सर। तो वो जो है वो बड़ी चीज है और आज का काव्य जो है वो मेरे प्रारब्ध में नहीं था, तो इसलिए मैं विलम्ब से आया। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि जितने कवि यहाँ पर, पहले तो मैं सबका स्वागत कर देता हूँ अपने पुलिस बल की तरफ से और खास तौर से जवानों की तरफ से, जिनका जीवन काव्यहीन हो। ऐसा माना जाता है कि सैनिक का जीवन जो है वो काव्यहीन होता है। तो उन सब की तरफ से काव्य का सम्मान है और काव्यकार का सम्मान। जितने भी काव्यकार यहाँ पर आए हैं उन सब का सम्मान करता हूँ और उनका स्वागत करता हूँ। हालांकि ये जो है विभिन्न स्टेज है, लेकिन क्योंकि मैं ऐसे जब सरकारी काम में होते हैं, सरकारी काम भी जो है वो काव्यहीन ही होता है। चेखव ने बहुत अच्छी बात बोली थी। चेखव जो है वो रशियन लेखक थे और चेखव ने बोला था कि वो खाने को एंजॉय नहीं करते हैं क्योंकि खाने में कोई काव्य नहीं है, वृत्ति है, इंस्टिंक्ट। तो इंस्टिंक्ट को वो एंजॉय नहीं करते हैं, जो भी इंस्टिंक्ट के लिए होता है। तो चेखव ने बोला कि खाने को एंजॉय नहीं। तो चेखव की बात को मैं थोड़ा सा बदल देता हूँ कि मैं नौकरी को एंजॉय नहीं करता, काव्य को एंजॉय करता हूँ और उसी के लिए ये आयोजन किया गया था। लेकिन मैं अनुपस्थित रहा तो उसके लिए क्षमा भी है और साथ में खेद भी है कि वो काव्य जो है वो मेरे साथ नहीं हुआ। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि यहाँ जितने भी कविगण आए हुए हैं उन्होंने बहुत अच्छी प्रस्तुतियाँ की होंगी और मेरा उनसे विनम्र अनुरोध ये है कि वो यदि जल्दी से एक राउंड और कर दें ताकि मैं सुन लूँ। हालांकि ये सैनिकों के खाने का समय है और इस समय इनके समझ में आना बंद हो जाता है। लेकिन कविता के लिए ये यातना जो है वो सही जा सकती है। तो मेरा अनुरोध है कि एक बार और ये जहमत उठाई जाए और जो भी प्रस्तुत करना चाहे वो करें। थैंक यू। मैं यही निवेदन अपने कवियों से करना चाहता हूँ कि वहीं से ही माइक भी है, आप खड़े होकर बैठकर जैसे आप चाहें। एक छोटी सी गजल कि बहुत से गीत ख्यालों में सो रहे थे मेरे, तुम्हारे आने से जागे हैं कसमसाए हैं। क्या होगा? बहुत से गीत ख्यालों में सो रहे थे मेरे, तुम्हारे आने से जागे हैं कसमसाए हैं।
आज तक मैं गुनगुना न पाया था, तुम्हारी बज़्म में खातिर तुम्हारी गाये हैं। क्या मेरे हालात से अच्छी तरह तू है वाकिफ, जमाने भर की ठोकरों के हम सताए हैं। तेरे किरदार की तारीफ में जो लिखे थे, तेरे किरदार की तारीफ में जो लिखे थे, उन्हीं नगमों को अपने दिल में हम बसाए हैं। बहुत से गीत ख्यालों में सो रहे थे मेरे, फूल तारे और चांद पड़ गए पुराने। अब आजकल हम ये नहीं कहते कि तुम चांद जैसी हो या फूल जैसी हो, मॉडर्न जमाना, अब सब कांटे जैसी हो। से यादें तेरी सजाए हैं, साखी पैमाना सागरों मीना किसके लिए, तेरे मदमस्त नयन मुझको जो पिलाए हैं। बहुत से गीत ख्यालों में सो रहे थे मेरे, तुम्हारे आने से जागे कसमसाए। पैसा पारिश्रमिक मिलता है वो अलग विषय, घर चलता है, लेकिन कवियों को क्या चाहिए होता है वो कह रहा हूं आपसे, सुनिएगा सर। प्रीति को इस तरह भी निभाता हूं मैं, हम वतन के लिए जान लुटाता हूं मैं, आपकी तालियां मेरी पारिश्रमिक, आप ही के लिए गीत गाता हूं मैं, आप ही के लिए गीत गाता हूं मैं। ये हमारा परम सौभाग्य है कि आप आखिरी पलों में भी आए, तो चलिए कुछ सुनिएगा। समय की कमी है तो बस मैं 3-4 शेर रखता हूँ कि बेवजह के दस्तूर निभाने नहीं आते, दरबार में हम सर को झुकाने नहीं आते, क्या बात है, क्या और उम्मीद ना कर कृष्ण की तू फिर से सुदामा, कुटिया में तो अब राजघराने नहीं आते। ये 4 पंक्तियां और उम्र क्या कटेगी मेरी लाचारी में, उम्र क्या सारी कटेगी मेरी लाचारी में, उन दुश्मन का चढ़ा है मुझे बीमारी में। उम्र क्या सारी कटेगी मेरी लाचारी में, खून दुश्मन का चढ़ा है मुझे बीमारी में, और हमको खैरात मिली और ना विरासत कोई, है लहू मिट्टी पसीना मेरी सरदारी में। आंखों में है समंदर तो क्या हो गया, आंखों में है समंदर तो क्या हो गया, दर्द है खूब भीतर तो क्या हो गया, दर्द है खूब भीतर तो क्या हो गया, वो हारना जीतना तेरे वश में नहीं, माना तू है सिकंदर तो क्या हो गया, माना तू है सिकंदर तो क्या हो गया। अब वो कहते हैं ना सर कि ये इश्क की राह नहीं है आसान, तो इश्क की राह में अड़चने अनगिनत, गर डराता है मंजर तो क्या हो गया, गर डराता है मंजर तो क्या हो गया, और जिसके आगोश में मैंने ढूंढा सुकून, मारा उसने ही खंजर तो क्या हो गया, मारा उसने ही खंजर तो क्या हो गया। मैं कुछ खुददारी की पंक्तियां पढ़ देता हूँ, सुनिएगा। किसी से मैं नहीं डरता ये मेरी खासियत है सुन, बिन मतलब नहीं अड़ता ये मेरी खासियत है सुन, मैं तुझसे हार जाता हूँ सभी से जीत कर, क्योंकि मैं अपनों से नहीं लड़ता ये मेरी खासियत है, अपनों से कहाँ बोलो मजा तकरार करने का, बदल डालो तरीका तुम ये अपने वार करने का, चलो जाओ सितम कर लो लगा कर ताकतें अपनी, हुनर हम भी बहुत रखते हैं दरिया पार कर। और
सबको पता तो लग गया होगा, लेकिन कोई बात नहीं सर कि कोई रूठ जाए उसे मनाना भी आसान नहीं होता। कोई रूठ जाए उसे मनाना भी आसान नहीं होता। जिससे की मोहब्बत उसी से जताना आसान नहीं होता। और लड़खड़ा जाते हैं पाँव चेहरे पे मुस्कान लाने में। ये खुद का बनकर मजाक लोगों को हंसाना आसान नहीं होता। और सर बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ सर आपका, क्यों? पूरे CRPF का, क्योंकि अगर आप चाहते तो यहाँ पर आसाराम जी का सत्संग करा सकते थे। अगर आप चाहते तो यहाँ पर बाबा रामदेव की गुफा बनवा सकते थे। अगर आप चाहते तो यहाँ पर निर्मल बाबा का समागम करा सकते थे। अगर आप चाहते तो यहाँ पर अमिताभ बच्चन को बुला सकते थे। अगर आप लोग चाहते तो यहाँ पर सपना चौधरी का डांस करा सकते थे। अगर आप चाहते तो यहाँ पर अनूप जलोटा के भजन करा सकते थे। और आपने कभी सम्मेलन करवाया, इससे सस्ता होता भी क्या? सर मैं बता दूं सर, मैं तो नहीं फ्लेवर है सर। मैं था गगन से उज्जवल, वो इस धरा की दूरी थी। मैं था गुलाब जामुन, पर वो भेलपुरी थी। और बस एक बात थी कॉमन, इसलिए हो गई मोहब्बत। मैं भी बेसुरा था। पंक्ति कहता हूँ सर, आपको लगे कि कोई पढ़ा लिखा अगर कभी आया है तो क्या, मैं पंक्ति बोलूंगा और आप उसको पूरी करेंगे, ये मेरा वादा नहीं दावा है। भाव से कड़े हो गए हैं, अपने पांव पर खड़े हो गए। क्या आपके सुनने वाले आपके काव्यहीन है ये सर। आज से खाना छोड़ देंगे, कविता नहीं छोड़ेंगे। आज इनका खाने छोड़ाना है। आज खाने छोड़ाना। स्वभाव से कड़े हो गए, लोग ऐसे कहते हैं ना, खाना छुड़वाते तो मुझे घूर रहे हैं सब लोग। कि स्वभाव से कड़े हो गए हैं, अपने पांव पर खड़े हो गए हैं। और हमारी नसीहत अब हमें दे रहे, लगता है बच्चे बड़े हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। 4 पंक्ति कह के मैं समापन करूंगा कवि सम्मेलन का, फिर आप सुनाएंगे कि दिल से दिल मिलाओगे तो हम दौड़े आएंगे। दिल से दिल मिलाओगे तो हम दौड़े आएंगे। महफिल कोई सजाओगे तो हम दौड़े आएंगे। और जा रहे हैं आज, पर ध्यान ये रखना, मन से जब बुलाओगे हम दौड़े आएंगे। चाहिए और उनकी बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो अभी भी मौका है, ये भूखे रहेंगे, आप चिंता मत कीजिए। हाँ गुड। वो लाइब्रेरी वाले हैं, उनको पढ़ना लिखना नहीं है, वो यहाँ बैठते। और मैडम ने आपने जिस मन से यस सर बोला ना, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। मैं ज़्यादा काव्य तो नहीं पढ़ पाऊंगा, क्योंकि नौकरी जो है वो इस संभावना को कम कर देती है। आपके काव्य को वो धीमे धीमे न्यून पे ले आती है। और आपको ऐसा लगता है कि आप काव्य करते हैं, लेकिन दरअसल आप काव्य करते नहीं हैं। कविता बड़ी चीज है। दुनिया में 4 आनंद हैं। एक है भौतिक आनंद, जिसको हमारी वृत्ति करती है, इंद्रिय करती है। आपने बड़ा फ्रिज लिया है, आपको बहुत आनंद हो गया, और यदि उसके साथ बड़ी टीवी भी ले आई तो मतलब गजब का आनंद हो गया। तो एक तो है भौतिक आनंद, दूसरा है ज्ञान का आनंद। जो चीज आप नहीं जानते, जब आपको पता चलती है, मालूम चलता है, तो आपको आनंद होता है। वो जो है ज्ञान का आनंद है। उसके बाद आता है सृजन का आनंद, कुछ नया करना। सृजन जैसे पेंटिंग, मोनालिसा को बना करके और लियोनार्डो दा विंची को आनंद हुआ ही होगा। कितनी कला है वो सृजन से जुड़ी है, तो सृजन का। और इन सब के ऊपर आता है कविता का, काव्य का। मैं हर बार बोलता हूं कि काव्यानंद को ब्रह्मानंद सहोदरा बोला गया। ब्रह्मानंद सहोदरा का मतलब है और किसी को नहीं बोला। और किसी आनंद को, काव्य के आनंद को, मेरी संगति में कैंप वालों को मुझसे और कुछ नहीं लेना है। ये जो घरों का पानी वेस्ट हो रहा है, ये सब नहीं। यदि मेरी संगति में किसी को कुछ लेना है तो वो है कविता का आनंद। एक मैजिक है, जादू है। पारस
पारस का पत्थर होता है ये, यदि ये छू गया तो इंसान की आत्मा स्वर्ण की हो जाएगी, और नहीं तो वो लोहे की ही रहेगी। काव्य वो चीज है। काव्य वो एक श्लोक है ना, काव्य शास्त्र विनोदी कालो गच्छति देवता। तो काव्यानंद सहोदरा, ब्रह्मानंद सहोदरा, ब्रह्मानंद सहोदरा का मतलब है कि जो भक्ति का आनंद है या ईश्वर का आनंद है या अंतिम आनंद है, उसके बराबर काव्यानंद होता है, कविता का आनंद होता है। और इसलिए जिसके पास ये आनंद है, दो आनंद हुए, काव्य सुनने का और काव्य रचने का। तो यदि काव्य सुनने का भी आनंद आपके पास है तो पूरा आप 4th स्टेज पे हैं। काव्य रचना तो खैर बात की बात, लेकिन यदि आपके पास काव्य सुनने का भी आनंद है तो आप ये जितनी भीड़ दिख रही है आपको, आप इससे 1 पॉइंट ऊपर उतरेंगे। युधिष्ठिर के जैसे, युधिष्ठिर को बोलते थे कि उनके पग जो है जमीन पर रहते नहीं थे। तो मुझे नहीं मालूम तकनीकी रीजन क्या था। एक कवि होने के नाते मैं मानता हूं कि युधिष्ठिर जो है वो काव्य हृदय रहे। काव्य हृदय की ये योग्यता नहीं है, दायित्व है कि वो भीड़ से एक संवेदना ऊपर सोचे, एक संवेदना। काव्य हृदय का ये योग्यता नहीं है, प्रतिभा नहीं है, उसकी जिम्मेदारी है कि जितनी संवेदना में जगत जी रहा है उससे 1 पॉइंट अधिक संवेदना उसके पास होनी चाहिए। फिर उसी से वो हास्य रचता है, फिर उसी से वो बाकी रस रचता है। कवि इसलिए सम्मानीय होता है कि उसके पास करुण रस का भंडार। जितने भी कवि हैं, जितने भी कविगण हैं, साथ में जितने कैंप के लोग हैं, मैं इनसे अनुरोध करता हूँ कि हमारे पास ये जादू भले ही ना हो, लेकिन हमारी पीढ़ियों के पास ये जादू होगा। और इसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप अच्छी 8-10 कविताएं याद कर लें, उतना बहुत है। कवि हृदय को महान गाथाओं को जानने वाला नहीं है, उसके पास 8-10 कविताएं जो है वो होनी चाहिए। जैसे मैं बहुत कम रचता हूँ, लेकिन मैंने कुछ बहुत अच्छी कविताएं जो है वो याद कर ली, और अपने एकाकी पलों में मैं उन कविताओं को दोहरा पा रहा। मैं एक बार अंडमान की यात्रा थी और पानी के जहाज में 2 दिन जाने थे, तो मैंने बच्चन की कविता जो है वो याद कर ली थी, जो सबसे प्रमुख है, इस बार प्रिय मधु है तुम। तो मैं अपना तो कुछ नहीं पढ़ूंगा, मैं बच्चन का पढ़ देता हूँ, और मैं अपेक्षा करूंगा कि मतलब उसको उसी भाव से लिया जाएगा। हालांकि मैं अपना भी पढ़ देता, लेकिन आज वो, क्योंकि मैं शुरू से कवि सम्मेलन में बैठा नहीं और इसके लिए मैं पात्र नहीं, मैं अपना काव्य पाठ करूँ उसके लिए मैं पात्र नहीं हूँ, क्योंकि मैं आरंभ से ही जो है वो तो नहीं, मेरी तरफ से संतराम पढ़ देगा, संतराम तो अभी तो खड़े होने बोला नहीं हूँ, अभी जिक्र आया है, अभी चर्चा हुई है संतराम, अभी चर्चा हुई है। संतराम जल्दी से पढ़ दो, वहीं से जो बोलना जल्दी बोलो, वहीं महाराज वहीं से सब घर जाने लग गए आपका नाम सुन के। तो आप आदरणीय देव साहब, सभी को नमस्कार। सर, मैंने आपके ऊपर कविता लिखी है। सर आप तो आप हैं, सर आप तो आप हैं, आप हमारे मार्गदर्शक हैं, आप हमारे जीवन आधार हैं। सर आप तो आप हैं, सर आप तो आप हैं, आप शिक्षक, इसको एक टी-शर्ट है भाई, आप शिक्षक का मार्गदर्शक हैं, आप हमारे उन्नति का मार्ग हैं। सर आप तो आप हैं, सर आप तो आप हैं। जब कोई और कर सकता है तो हम क्यों नहीं। आप हमारे सपनों को साकार करने वाले हैं, आप हमारे बच्चों का भविष्य बनाने वाले हैं। सर आप तो आप हैं, सर आप तो आप हैं। और सभी कवियों के लिए एक छोटी सी लाइन है, जहां नहीं पहुंचे रवि वहां पहुंच गए कवि। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। तो पढ़ना चाहता था तो बच्चों को भी पढ़ूंगा मैं। अब सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे और किसी को बाहर निकलने की परमिशन नहीं है। सबको ध्यान से सुनना है, और सिर्फ सुनना नहीं है, जगह जगह पर ताली बजानी है, करना है। एक रोमन सम्राट था नीरो ने ऐसी फौज बना रखी थी, वो उसके सुनने वाले थे। तो उनको ट्रेनिंग दी गई कि जो पीछे कुर्सी में बैठे रहते थे वो तालियां बजाते थे, जो बीच वाले थे वो खड़े होकर के वाह वाह करते थे,
और जो सामने की लाइन में बैठे होते थे ये अपना सिर वगैरह धुनने लगते थे कि कितना अच्छा नीरो ने कविता बोली है। तो आप लोग भी अपने आप को नीरो के दरबारी मानो। मैं जो बोलूँगा उसको वाह वाह करना है, अपने सिर भूनना है कि क्या बात बोल दी है, अपना सीना पीटना है। मैं पहले अपने चंद शेर पढ़ देता हूँ, हाँ, और फिर जो है वो बच्चों को पढ़ूंगा। उसको शिकायतें हैं अब कई आसमां तलक। जो मिसरा है वो यूं है कि उसको शिकायतें हैं अब कई आसमां तलक, जिसकी भी आग का लिया मैंने धुआं तलक। वाह, उसको शिकायतें हैं। और जो वाह वाह नहीं कर रहा है उसकी पेशी है, सो उनको चेक करवाओ। ये दो ताली बजा रहे हैं, ये नारियों को मिलता है। बाकी ये आंख बंद करके बैठे हुए तो इनकी पेशी होगी, इनकी पेशी करवाना है। उसको शिकायतें हैं अब कई आसमां तलक, जिसकी भी आग का लिया मैंने धुआं तलक। आई कभी जो याद तो उसको पलट दिया, आई कभी ये सब जो है ये पेशी से बचने के तरीके हैं। ये सब नीरो के दरबारी हो गए हैं। अब पल्ले पड़े चाहे ना पड़े, सब जो है वाह में लग गए। आई कभी जो याद तो उसको पलट दिया, तोड़ी है हमने बीच में सब हिचकियां तलक। आई कभी जो याद तो उसको पलट दिया, तोड़ी है हमने बीच में सब हिचकियां तलक। जिसको पकड़ रखे हो 100 जतनों से इस तरह, क्या कहते सर? सुन, ये जो ज्यादा कर रहे हैं इनका भी ध्यान रखना। जिनको ज्यादा पल्ले पड़ा हुआ इनकी पेशी अलग से होगी। और इस बदल से कहानी पूछूंगा मैं। हाँ, उसको शिकायतें हैं अब कई आसमां तलक, नहीं वो पेशी नहीं होगी, आप कर सकते हो। जिसकी भी आग का लिया मैंने धुआं तलक। और शेर यूं आता है कि जिसको पकड़ रखे हो 100 जतनों से इस तरह, जिसको पकड़ रखे हो 100 जतनों से इस तरह, वो जिस्म ही मिटाएगा नामो निशान तलक। जिसको पकड़ रखे हो 100 जतनों से इस तरह, वो जिस्म ही मिटाएगा नामो निशान तलक। जिसकी भी आग का लिया मैंने धुआं तलक। तो ये मेरे चंद साथ थे। और ठीक है, हरिवंश राय बच्चन की है, अमिताभ बच्चन के फादर। और अमिताभ भी इसको पढ़ा करते थे किसी जमाने में। तो अब अमिताभ नहीं पढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूँ। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। या चांद उदित होकर नम में कुछ ताप मिटाता जीवन का, लहरा लहरा ये शाखाएं शोक भुला देती मन का। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। यह चांद उदित होकर नम में कुछ ताप मिटाता जीवन का, लहरा लहरा ये शाखाएं शोक भुला देती मन का। कल मुरझाने वाली कलियां हंसकर कहती हैं मस्त रहो, बुलबुल तरु की फुनगी से संदेश सुनाती यौवन का। तुम देकर मदिरा के प्याले मेरा मन बहला देती हो, तुम देकर मदिरा के प्याले मेरा मन बहला देती हो। उस पार मुझे बहलाने का उपचार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा।
यहाँ पर हमारा जलपान की भी व्यवस्था है। ले ली ये ले तेरे लिए तो आजा। और क्या है, और हमारे वहाँ साइड चाय भी है, उस साइड चाय भी है, तो चाय लेते हैं ज़रा हम। और अब हमारे कवि सम्मेलन के खत्म होने के बाद हमें इतना अच्छा नाश्ता मिला है, इसके भी इंजॉयमेंट करेंगे जैसे हमने सारी कविताओं को एंजॉय किया। हाँ, तो हम जब तक चाय नाश्ता करते हैं उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं।